यस बॉस, भगत राम बोल रहा हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पाकिस्तानी एजेंटों की क्या पोजीशन है भगत राम? ओवर। शाकिल ने तेज लहजे में कहा। वो अभी तक मकान के अंदर मौजूद हैं बॉस, वो बाहर निकले ही नहीं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम वहाँ रेड करने जा रहे हैं, तुमने हर लिहाज से चौकन्ना रहना है। ओवर। शाकिल ने कहा। यस बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। अगर हमारे वहां पहुंचने से पहले ये लोग वहां से निकल जाए तो तुमने खुद ही हमसे राब्ता करके इत्तला देनी है। ओवर। शाकिल ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही होगा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शाकिल ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ अब इन शैतानों का खात्मा कर ही दे, शाकिल ने उठते हुए कहा। तो काशी और रेखा भी उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वो शाकिल के साथ जीप में सवार आगे बढ़ी चली जा रही थी, जबकि उनके पीछे एक और जीप आ रही थी जिसमें शाकिल के आदमी सवार थे। जनाब शाकिल, इमरान और उसके साथी तो बेहोश थे, फिर वो कैसे बच निकले? अचानक रेखा ने बात करते हुए कहा तो शाकिल बेख्तियार चौंक पड़ा। उस शैतान को अचानक होश आ गया था। मगर क्या मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? शाकिल ने रवानी से पहले बात कर दी, लेकिन फिर शायद बात करते करते उसे ख्याल आ गया कि उसने तो उनको पहाड़ियों से ले आने से ही इनकार कर रखा है, इसलिए उसने फौरी तौर पर बात बदल दी। कुछ नहीं, वैसे ही बात की थी, रेखा ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। बहरहाल उसके जहन में मौजूद खलिश खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे ये बात अब तक समझ न आ रही थी कि बेहोश अफराद को हलाक किया जाना कैसे मुश्किल बन गया, और फिर वो फरार भी हो गए। लेकिन अब शाकिल ने यह बताकर कि इमरान को अचानक होश आ गया था, सारी बात वाज़ेह कर दी थी। वो जानती थी कि इमरान ने अचानक होश में आ जाने पर सिचुएशन तब्दील कर दी होगी, जिसके नतीजे में वो यकीनन बचकर निकल जाने में कामयाब हो गए थे। वैसे ये बात सुनकर उसके जहन को धचका सा जरूर लगा था, क्योंकि अगर शाकिल ऐन मौके पर इस अंदाज में डकैती न करता तो अब तक न सिर्फ इमरान और उसके साथी हलाक हो चुके होते, बल्कि उसका क्रेडिट भी पावर एजेंसी को ही मिलता। लेकिन अब जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता था, मगर उसने दिल ही दिल में बहरहाल ये फैसला जरूर कर लिया था कि अगर मौका मिला तो वो कम अज कम इस इमरान की हिलाकत का क्रेडिट शाकिल को न लेने देगी। इमरान अपने साथियों समेत उस अहाते से बाहर आया तो उसने देखा कि अहाता पहाड़ियों के आखिरी हिस्से में था और फिरोजा का शहर वहां से बहरहाल 1.5-2 किलोमीटर दूर था। उसने बाहर आते ही तेजी से अपना रुख बदला और फिर ऊंची नीची चट्टानों की ओट लेते हुए वो बाएं हाथ पर आगे बढ़ते चले गए। इमरान को मालूम था कि शाकिल अभी भरपूर अंदाज में उस इहाते पर रेड करेगा और हो सकता है कि वो मिसाइलों से ही इस पूरे इहाते को तबाह कर डाले, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता था और बराह रास्त शहर में भी ना दाखिल होना चाहता था, क्योंकि अगर शाकिल या उसके आदमियों का हेलीकॉप्टर वापस आया तो वो खुले मैदान में उन्हें मार कर लेगा और फिर हो सकता है कि वो उन पर भी बराह रास्त फायर खोलते, और उनके पास सिवाय आम असले के और कोई बड़ा असला न था। इसलिए वो पहाड़ी चट्टानों की ओट लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक इमरान रुक गया। उसके कानों में दूर से हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज पड़ी और वो बेख्तियार रुक गया। उसके रुकते ही उसके पीछे आने वाले उसके साथी भी रुक गए। ओट में हो जाओ, हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो हमें चेक न कर ले, इमरान ने कहा तो सब साथी तेजी से ओट में होते चले गए, जबकि सालिया और जूलिया दोनों इमरान के साथ ही उस चट्टान की ओट में मौजूद थी। इमरान की नजरें आसमान पर जमी हुई थी, जहां हेलीकॉप्टर खासी रफ्तारी से उड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका रुख बता रहा था कि वो सीधा आगे जाने की बजाय उस इहाते की तरफ ही जा रहा है जहां से वो निकल कर आए थे। और चंद लम्हों बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को मिसाइल फायर करते देखा और उसके साथ ही दूर से खौफनाक धमाकों की आवाजें सुनाई थी, जिसके साथ ही आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ उड़ता दिखाई देने लगा। ये सब हमारे खिलाफ हो रहा है, सालिया ने कहा। हाँ, शाकिल निकल जाने में कामयाब हो गया था, ये उसकी जवाबी कार्रवाई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, क्या वो इतनी बात भी नहीं समझ सकता कि इतने वक्फे में हम वहां से निकल भी सकते हैं? सालिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अगर वो इतना अक्लमंद होता तो मेरी तरह फ्रीलांसर न होता, फिर उसे कौन सीक्रेट सर्विस का चीफ बनाता, इमरान ने कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। बकवास मत किया करो, सिर्फ शाकिल ही अहमक है, हमारा चीफ अहमक नहीं है, समझे? जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। मिसाइल फायरिंग का सिलसिला अभी तक जारी था। ये तो डिप्टी चीफ का नुक्ता नजर है, मुझ जैसे फ्रीलांसर का नुक्ता नजर यकीनन मुख्तलिफ होगा, इमरान ने कहा तो सालिया एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान साहब, आप हमें ये बताएं कि आप होश में कैसे आ गए जबकि हमें गैस से बेहोश किया गया था, सालिया ने कहा। असल में कुदरत ने हम पर खुसूसी मेहरबानी की है, पहले हमें गैस से बेहोश किया गया, फिर दूसरी बार शाकिल या उसके आदमियों ने रेखा और उसके आदमियों को बेहोश करने के लिए गैस फायर की।
इस तरह 2 बार हम पर गैस फायर की गई। बज़ाहिर तो इसका यही मतलब होना चाहिए कि हमारी बेहोशी मजीद गहरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके बरअक्स, क्योंकि दोनों गैसें ओपन इलाके में फायर होने वाली गैसें थी। ऐसी गैसों में एक खुसूसियत होती है कि ये फौरी असर करती हैं और फौरन ही उसके असरात फिजा में से गायब हो जाते हैं। उन गैसों का बुनियादी कीमियाई उनसर मार्थोल होता है और मार्थोल में एक बुनियादी सिफत है कि अगर मार्थोल के असरात जिस्म पर मौजूद हो और इस दौरान दोबारा मार्थोल फायर किया जाए तो दोनों के मिलाप से निगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि शागिल ने जब गैस फायर की और हमें उठाकर हेलीकॉप्टर में वापस ले आया तो गैस के असरात नेगेटिव साइकिल की वजह से कमजोर हो गए और मेरी जहनी मशकों की वजह से मुझे हेलीकॉप्टर में ही होश आ गया। इस तरह मैं ऐन वक्त पर हरकत में आ गया और शागिल फरार हो गया, जबकि उसके साथी हलाक हो गए। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, अलबत्ता इस दौरान उसकी नजरें हेलीकॉप्टर पर जमी रही थी, जिसने अब मिसाइल फायरिंग तो बंद कर दी थी, लेकिन वो फिजा में मौलिक था। ओ, इसका मतलब है कि शागिल को चूंकि ये मालूम न था कि हम इतनी जल्दी होश में आ सकते हैं, इसलिए उसने इतने वक्फे के बावजूद ये फायरिंग कराई है, क्योंकि उसका ख्याल होगा कि हम अभी तक बेहोश पड़े हुए होंगे। हालांकि आपको होश में देखकर उसे समझ जाना चाहिए था कि हम भी फौरन होश में आ सकते हैं। सालिया ने कहा, मुझे फिर वही बात दोहराना पड़ेगी, शागिल की अक्लमंदी वाली और जूलिया एक बार फिर नाराज हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मलबे से हमारी लाशें नहीं मिलेगी तो फिर लाजमन शागिल समझ जाएगा कि हम यहाँ से फरार हो गए हैं और उसने यकीनन इस छोटे से शहर में निगरानी का जाल बिछा रखा होगा। जबकि फिरोजा से हवाई सर्विस तो नापाल जाती है, फिरोजा पाकिस्तान सरहद पर तो नहीं है, इसलिए हमारे मजीद इकदाम क्या होंगे? जूलिया ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, अब इन हालात में हवाई सर्विस के जरिए नापाल जाना तो खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि शागिल की अब सारी तवज्जो हवाई सर्विस की तरफ ही होगी और उसने वहां एक एक आदमी को चेक करना है। इमरान ने कहा, इस दौरान हेलीकॉप्टर नीचे उतर चुका था, इसलिए इमरान ने इस बार बजाय बाएं हाथ पर आगे बढ़ने के सामने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ताकि इससे पहले कि शागिल को यह इत्तला मिल सके कि इमरान और उसके साथियों की लाशें मलबे से नहीं मिली, वो शहर में दाखिल होकर किसी पनाहगाह तक पहुंच जाए। अब चूंकि हेलीकॉप्टर नीचे लैंड कर चुका था, इसलिए अब उनका फिजा से चेक हो जाने का खतरा ना रहा था। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद वो शहर की हुदूद में दाखिल हो गए। ये एक नौ आबादी थी जिसमें जगह जगह मकानात मौजूद थे, लेकिन खाली प्लॉटों की तादाद मकानों की निस्बत ज्यादा थी। इमरान और उसके साथी आगे बढ़े चले जा रहे थे कि एक मकान के सामने से गुजरते हुए इमरान ठटक गया। मकान के बड़े फाटक पर ताला मौजूद था। ये मकान ज्यादा बड़ा नहीं था और उसकी इमारत के बाद फाटक बंद था, उसमें खुला सहन बनाया ही ना गया था। तनवीर, उगबी तरफ से अंदर कूदो और छोटा फाटक खोल दो, इमरान ने तनवीर से कहा, तो तनवीर ने अजबात में सर हिला दिया, जबकि वो सब पहले की तरह आगे बढ़ते चले गए। काफी फासले पर पहुंचकर वो मुड़े और दोबारा उस मकान की तरफ आने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो छोटा फाटक खुल चुका था और अंदर से तनवीर की झलक नजर आ रही थी। इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और फिर एक एक करके वो सब मकान में दाखिल हो गए। सबसे आखिर में कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ तो तनवीर ने फाटक बंद कर दिया और फिर वो सब अंदरूनी कमरे में पहुंच गए। मकान फर्निश था, लेकिन सामान पर गर्द की हल्की सी तय बता रही थी कि मकीन शायद किसी काम की वजह से कई रोज से बाहर गए हुए हैं। बहरहाल इमरान और उसके साथियों के लिए ये वक्ती तौर पर पनाहगाह का काम दे सकता था, इसलिए इमरान ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया। इमरान साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा तो ख्याल है कि यहाँ से कोई तैयारा अगवा किया जाए और हम नापाल पहुंच जाए, कैप्टन शकील ने कहा। ओ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया है, तनवीर ने खुश होते हुए कहा। शाकिल यहाँ मौजूद है और जहनी तौर पर वो अब हकीकतन पागलपन की हद तक पहुंच चुका होगा, जबकि तैयारा अगवा करने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना होगा, फिर तैयारे तक और फिर तैयारा अगवा करके उसे रनवे से उड़ाना भी होगा। और तुम जानते हो कि टावर की इजाजत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। रनवे पर रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। दूसरी बात ये कि शागिल सरहदी डिफेंस एयर स्पॉट से जंगी जहाजों का स्क्वाड भी बुलवा सकता है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो फिर क्या हम यहाँ से पैदल सरहद पर जाएंगे? जूलिया ने हैरान होकर कहा। यहाँ से सरहद तकरीबन 400 किलोमीटर तो होगी, पैदल जाते जाते तो हम बूढ़े हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर शागिल का हेलीकॉप्टर उड़ाया जाए शागिल समेत, सालिया ने कहा। वाह, यह है शानदार तजवीज, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े और सालिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, इस बार हमारा काफिरिस्तान से निकलना ही मसला बन गया है, हालांकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मिशन हम मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने के लिए हाथ पैर मारते फिर रहे हैं, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। यह सब इस अहमक की वजह से हो रहा है, अचानक तनवीर ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा।
ये क्या कह रहे हो? क्या अब तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही? जूलिया ने यकलक इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ। खौमा का इधर उधर मारे मारे फिरने की बजाय हम सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि हमें कैसे रोका जा सकता है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। काफिरिस्तान से पाकिस्तानी सरहद के दरमियान 1 घंटे का हवाई सफर है। इस 1 घंटे में क्या वो उस तैयारे को फिजा में तबाह न करा देंगे? उन्हें लेबोरेटरी की तबाही पर शायद इतना अफसोस ना हुआ होगा जितनी खुशी तुम लोगों के मारे जाने पर उन्हें होगी। और चूंकि इस बार हमने मिशन एक सहरा में मुकम्मल किया है और वापसी के लिए हमारे पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं था, इसलिए हम फंस गए हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन यहाँ आने का भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। शागिल भी जिंदा बच गया है और हो सकता है कि रेखा भी यहाँ आ जाए। सफदर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से रागी पहुँचना चाहिए और रागी से पहाड़ी सरहद पार कर ली जाए। ये लोग हमें यहाँ तलाश करते रह जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा। यहाँ से जाने का तो असल मसला है। जाहिर है अब तक यहाँ का मुकम्मल मुहासरा किया जा चुका होगा ताकि हम निकल ना सके, और ये छोटा सा शहर है इसलिए हो सकता है कि वो बाकायदा हर जगह की तलाशी ले। इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें ये जगह छोड़कर फौरी तौर पर वापस पहाड़ियों की तरफ चले जाना चाहिए। पहाड़ियों से हम रागी पहुंच सकते हैं और इस तरह हम चेकिंग से भी बच जाएंगे, और वो लोग हमें चेक करेंगे तो यही करेंगे। उनके तस्वुर में भी ना होगा कि हम वापस पहाड़ियों में भी जा सकते हैं। सालिया ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े और फिर एक एक करके सिवाय तनवीर के बाकी सबने सालिया की बात की तायद कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है तनवीर? तुम खामोश हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें वापस जाने की बजाय उस शागिल को घेर कर हलाक कर देना चाहिए और फिर यहाँ से हवाई सर्विस के जरिए खामोशी से नेपाल चला जाना चाहिए। तनवीर ने जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक उन्हें कमरे के बाहर से किसी जानवर के अजीब से अंदाज में बोलने की तेज आवाज सुनाई दी। वो जानवर तेज लहजे में ची ची कर रहा था। ओ, ये क्या है? सबने उछलकर खड़े होते हुए कहा, और फिर वो सभी तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इमरान भी उनमें शामिल था, लेकिन बाहर आकर वो बेख्तियार ठटक कर रुक गए। फाटक के करीब एक काफी बड़ा पहाड़ी चूहा दीवार के साथ पड़ा इस तरह पड़क रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो, और फिर चंद ही लम्हों बाद वो साकित हो गया। चूहा ब्राउन रंग का था और दीवार के साथ उसका बिल नजर आ रहा था। खौमाखा हमें डरा दिया, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ने लगी। लेकिन इमरान तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। इमरान साहब, इस चूहे की मौत पर बेहद संजीदा हो रहे हैं। क्यों? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब इस चूहे की मौत पर न जाने कितने दिन उदास रहेगा। इंसान चाहे जितनी मर्जी आए मरते रहे। तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान उस चूहे के करीब पहुंचकर रुका और उसने पैर की मदद से चूहे को सीधा किया, और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी मजीद गहरी हो गई थी। क्या हुआ इमरान साहब? क्या कोई खास बात हो गई है? इमरान के इस तरह चौंकने पर सफदर ने पूछा। हाँ, इस चूहे ने अपनी जान देकर हमारी जानें बचाने में हमारी मदद की है। मैं इसका मशकूर हूँ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सब बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? सबने ये हैरत भरे लहजे में कहा। इस चूहे का बिल दीवार से बाहर होगा और दीवार में आर पार सुराख है। ये चूहा बिल से निकलकर इस दीवार के सुराख से अंदर आया, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें और उसकी मौत बता रही है कि हमारी फिजा से चेकिंग की जा रही है, और हो सकता है कि कहीं से उन्हें मालूम हो चुका हो कि हम इस मकान के अंदर मौजूद है, और किसी भी लम्हे या मिसाइल फायरिंग हो सकती है। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? चेकिंग और हमारी? वो किस तरह? सबने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये पहाड़ी चूहा है और एमजी रेस उस वक्त जबकि उनके साथ 0x रेस शामिल हो इस चूहे के खून की रवानी पर ऐसा दबाव डालती है कि उसका खून फौरन काला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये चूहा हलाक हो जाता है। और उसकी खास निशानी यही होती है कि ऐसी सूरत में जब ये चूहा हलाक हो जाए तो उसकी तूतनी का निचला हिस्सा सिया पड़ जाता है, और यही निशानी इस चूहे पर मौजूद है। ये बिल से निकला तो रेस ने उस पर असर डाला, जिसका नतीजा ये निकला कि इसका खून काला होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये चीखने लगा और उसकी मखसूस आवाजें हम तक पहुंच गई, और वो निशानी भी मौजूद है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सबके चेहरों पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे इमरान की बात पर उन्हें यकीन न आ रहा हो, और वो यही समझ रहे हो कि इमरान अपनी आदत के मुताबिक मजाक कर रहा है। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन अब मसला ये है कि ये रेस इस पूरे फिरोजा पर फैली हुई होगी। वो ऐसी रेस की रेंज खासी महदूद होती है, लेकिन फिरोजा छोटा सा शहर है, इसलिए ये तो पूरा उसके रेंज में आ जाएगा, और उन्हें मालूम होगा कि हम इस मकान में मौजूद हैं, और जैसे ही हम बाहर निकले वो हमें बाकायदा चेक करते रहेंगे। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा तो सबके चेहरों पर तशवीश के तासुरात उभर आए, क्योंकि इमरान की इस बात से वो समझ गए थे कि इमरान मजाक नहीं कर रहा।
ये वाकई जदीद तरीन सिस्टम है और ये एग्रीमिया में अभी हाल ही में सामने आया है, लेकिन अभी इस पर मजीद तहकीकात हो रही है। शायद हुकूमत काफिरिस्तान ने उसे अपने लिए मुफीद समझते हुए मंगवा लिया हो। बहरहाल 1 साल पहले मैंने उस पर तफसीली मजमून पढ़ा था। उसमें इस पहाड़ी चूहे के बारे में भी बताया गया था कि साइंसदान इस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं कि इस चूहे के खून पर यह रेस क्यों इस तरह और फौरी असर करती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो इस मजमून में ये भी दर्ज होगा कि इन रेस से बचने के लिए हमें क्या करना है, आखिर इसका कोई तोड़ भी तो होगा। जूलिया ने कहा, ये रेस सिर्फ खुली फिजा में काम करती है, बंद कमरों या छत के नीचे नहीं। दूसरी बात ये कि सब्ज रंग इन रेस की चेकिंग को रोक देता है, इसलिए सब्ज रंग के कपड़े या मेकअप में इन चेकिंग रेस से बचा जा सकता है और कोई सूरत फिलहाल सामने नहीं आ सकी। इमरान ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि हमें बराबर चेक करते रहेंगे। सफदर ने कहा, हाँ, और चूंकि शागिल ने हमारी शक्लें देखी हुई हैं, इसलिए लाजमी बात है कि उसने फौरन हमें पहचान लेना है और उसके बाद जाहिर है वो पूरी कुव्वत से हम पर चढ़ दौड़ेगा। इमरान ने कहा, तो फिर अब हमें क्या करना है? क्या पहाड़ियों की तरफ वापस जाए ताकि उनके रेंज से निकल सके? जूलिया ने कहा, हाँ, उन्होंने यकीनन इस चेकिंग की रेंज इस शहर पर पहला रखी होगी और हम शहर के किनारे पर मौजूद हैं, इसलिए पहाड़ियां उसकी रेंज में ना आती होंगी। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन न जाने ये रेंज कहाँ जाकर खत्म हो और हम जैसे ही इस मकान से निकलेंगे वो हमारी निशानदेही करते चले जाएंगे और उन्हें हमारे रुख का भी इल्म हो जाएगा और वो हमें आसानी से घेर लेंगे, जमीन पर भी और आसमान से भी। कैप्टन शकील ने कहा, इमरान साहब, क्या ये रेस रात को भी वैसे ही काम करती है जैसे दिन को? सफदर ने कहा, इन रेस के लिए दिन रात बराबर है। वैसे भी रात होने में अभी काफी वक्त है और शागिल इतना वक्त कहाँ देने वाला है। हो सकता है कि उसे हमारे बारे में मालूम हो चुका हो कि हम इस मकान में मौजूद हैं, इसलिए किसी भी लम्हे ये मकान हमारे लिए मौत का फंदा बन सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर अब क्या किया जाए? ये तो अजीब चक्कर में फंस गए। जूलिया ने कहा, ओ, एक हल है। हाँ, एक हल अभी भी हमारे पास मौजूद है। वेरी गुड। अचानक इमरान ने इस अंदाज में कहा जैसे अचानक उसके जहन में कोई ख्याल आया हो। कौन सा हल? जल्दी बताओ, तुमने खुद ही ये सारी बातें करके हमारा खून खुश्क कर दिया है। जूलिया ने कहा, अरे, खून तो पहाड़ी चूहे का खुश्क होता है। अगर हम में से हो सकता था तो तनवीर, ओ, मेरा मतलब है कि तनवीर का खून पहले ही खुश्क है। इमरान ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, यह मौका है इस तरह की बकवास करने का। किसी भी लम्हे हम पर मिसाइल फायर हो सकते हैं। नॉनसेंस। जूलिया ने फड़काने वाले लहजे में कहा, अच्छा, बकवास करने का कोई खास मौका होता है। वेरी गुड। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। इमरान साहब, आप हल बता रहे थे। सफदर ने फौरन ही कहा, हाँ, मेरे जहन में इसका फौरी तौर पर यह हल आया है कि हम इस मकान की बैरूनी दीवार के साथ मौजूद बड़े और घने दरख्त पर चढ़ जाए। सब्ज रंग की वजह से रेस हमें उस दरख्त पर चेक न कर सकेंगी। इस तरह हम अचानक मौत से बच सकते हैं और अगर ये लोग यहाँ नहीं आते तो फिर हमें वापस पहाड़ियों पर जाकर वहां से इन रेस का मरकज तलाश करके वहां हमला करना होगा ताकि हम इन रेस की कैद से आजाद हो सके। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन हम कब तक दरख्त पर छुपे रहेंगे? जूलिया ने कहा, जब तक हमें इत्मीनान न हो जाए कि वाकई इस मकान में दाखिल होते वक्त हमें चेक नहीं किया गया। इमरान ने जवाब दिया तो सबने उसकी तायद में सर हिला दिए और फिर वो मकान की अंदरूनी दीवार के एक बड़े रखने से निकलकर दरख्त पर चढ़ते चले गए। वो दरवाजे से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे ताकि रेस के जरिए चेक न हो जाए। थोड़ी देर बाद वो सब दरख्त की घनी शाखों में इस अंदाज में छुप गए कि उन्हें दरख्त पर चढ़े बगैर चेक न किया जा सकता था। अलबत्ता वो आसानी से सामने सड़क को चेक कर सकते थे। इमरान ने दरख्त पर ऐसी जगह मुंतखब की जहां से वो उस तरफ की निगरानी आसानी से कर सके जिस तरफ से वो खुद यहाँ आए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि शागिल या उसके आदमी बहरहाल उस तरफ से ही आएंगे। कि अचानक वो चौंक पड़ा जब उसने 2 जीपों को तेजी से घूमकर उस सड़क पर चढ़ते देखा जो घूमकर सीधी उस मकान के सामने से गुजरती थी और फिर उस मकान से कुछ फासले पर पहुंचकर दोनों जीपें रुक गई। इमरान साहब, नीचे से सफदर की आवाज सुनाई दी, इसका मतलब है कि मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि हम इस मकान में मौजूद हैं। अब दुआ करो कि उन्हें दरख्त पर हमारी मौजूदगी का इल्म ना हो सके, वरना एक मिसाइल ही हम सबके लिए काफी होगा। इमरान ने जवाब दिया और चंद लम्हों बाद जीपों में मौजूद अफराद नीचे उतरने लगे तो इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि पहली जीप में से शाकिल के साथ साथ रेखा और काशी भी नीचे उतरी थी। दूसरी जीप से मशीन गनों और मिसाइल गनों से मुसल्लह अफराद बाहर आए थे। इमरान की नजरें शागिल पर जमी हुई थी। अचानक शागिल ने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में ट्रांसमीटर इतनी दूर से भी इमरान को नजर आ गया और इमरान के बेख्तियार होंठ भीज गए। शागिल अब ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में डाला और फिर मुड़कर उसने अपने आदमियों को हिदायत देनी शुरू कर दी और फिर उसके 4 मुसल्लह आदमी
तेजी से आगे बढ़कर मकान की तरफ आए, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था कि उनकी सारी तवज्जो मकान की तरफ ही थी। फिर उनमें से दो आदमी तेजी से साइड गली में घुसते चले गए, जबकि दो वही गली के किनारे पर ही रुक गए। इमरान समझ गया कि वो मकान की उगबी तरफ से उगबी सहन में बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर करने गए हैं, क्योंकि सामने की तरफ से मकान मुकम्मल तौर पर बंद था। बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जा रही थी। वो चूंकि दरख्त पर थे और काफी बुलंदी पर थे, इसलिए ये गैस उन तक पहुंच ही ना सकती थी। इसलिए वो सब खामोश बैठे हुए थे। अलबत्ता अब इमरान सोच रहा था कि किसी तरह शाकिल, रेखा और काशी पर काबू पा लिया जाए तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। लेकिन मसला ये था कि उसके पास बेहोश कर देने वाला गैस पिस्टल मौजूद न था, और मशीन पिस्टल की फायरिंग से न वो लोग कवर हो सकते थे और न बेहोश हो सकते थे। अभी इमरान बैठा यही सोच रहा था कि उसने एक आदमी को अंदर से फाटक खोलते हुए देखा। वो शायद उगबी तरफ से कूदकर अंदर दाखिल हुआ था। उसके फाटक खोलते ही बाहर मौजूद दूसरा आदमी और वो दो आदमी जो गली में मौजूद थे दौड़कर मकान के अंदर दाखिल हो गए और दौड़ते हुए अंदाज में अंदरूनी तरफ को बढ़ते चले गए, जबकि शाकिल, रेखा और काशी तीनों वहीं जीपों के करीब ही खड़े रहे थे। वो जानता था कि शाकिल उस वक्त तक अंदर नहीं आएगा जब तक उसे इत्तला न मिल जाए कि इमरान और उसके साथी बेहोश हो चुके हैं। लेकिन अब जब उसे इत्तला मिलेगी कि वो अंदर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि वो चेकिंग करने अंदर आए। ऐसी सूरत में उस पर काबू पाया जा सकता था। चंद लम्हों बाद एक आदमी अंदर से दौड़ता हुआ फाटक की तरफ आया और फिर फाटक से निकलकर वो दौड़ता हुआ जीपों की तरफ बढ़ता चला गया। हमने शाकिल, रेखा और काशी पर काबू पाना है। ये जब अंदर आए तो हमने बाहर दरख्त के तने के जरिए नीचे उतरकर अंदर दाखिल होना है, इमरान ने आहिस्ता से कहा, ताकि उसकी आवाज घने दरख्त में छुपे हुए उसके साथियों तक पहुंच जाए। उसी लम्हे उसने शाकिल, रेखा और काशी तीनों को एक तरफ से दौड़कर फाटक की तरफ आते हुए देखा। इतने फासले से भी उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाया नजर आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? शाकिल की तेज आवाज उन्हें सुनाई दी और फिर वो तीनों फाटक में दाखिल हो गए और फिर दौड़ते हुए मकान की अंदरूनी तरफ को बढ़ गए। इमरान साहब, जैसे ही हम दरख्त से उतरे हम मार्क हो जाएंगे। अभी शाकिल ट्रांसमीटर पर बात करेगा। उसी लम्हे सद्दर की आवाज सुनाई दी। ओह हाँ, लेकिन ये वापस चले गए। तो फिर इमरान ने कहा, इस चेकिंग से बहरहाल उनका एतमाद खत्म हो जाएगा, इसलिए हम बाद में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें फौरी हमारे बारे में इत्तला मिल गई तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, सफ्दर ने कहा। और उसी लम्हे शाकिल के मुसल्ला आदमी फाटक से बाहर आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे लटके हुए थे। थोड़ी देर बाद शाकिल, रेखा और काशी भी बाहर आ गए। ये इंसान नहीं है, ये वाकई इंसान नहीं है। वो मकान से बाहर भी नहीं गए और मकान के अंदर भी मौजूद नहीं है। शाकिल की चिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर बाद वो सब वापस जीपों में सवार हुए और जीपें मुड़कर वापस चली गई। लेकिन इमरान और उसके साथी उस वक्त तक दरख्त के ऊपर ही रहे जब तक जीपें घूमकर आगे जाकर उनकी नजरों से गायब नहीं हो गई। अब अंदर से ही नीचे उतरना ताकि रेस चेक न कर सके, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए और फिर वो सब एक एक करके दरमियानी रखने से अंदर पहुंच गए। अब क्या करना है? ये तो तय है कि हम जैसे ही बाहर गए हमें बहरहाल चेक कर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, हमने सारी उम्र इस मकान में तो नहीं गुजारनी, हमें फौरी तौर पर इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहिए, सफ्दर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से निकले और पहाड़ियों की तरफ जाकर वहां से इन रेस के मरकज को ट्रेस करके उसको तबाह कर दे ताकि आजाद होकर काम कर सके। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। वाकई उनके पास इसके सिवा और कोई चारा भी न था। वैसे वो उस पहाड़ी चूहे की वजह से बाल बाल बचे थे, वरना वो वाकई इस बार शाकिल के हाथों यकीनन मौत के घाट उतर सकते थे।